नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे आरटीआई से मांगे जाने वाले इन्फॉर्मेशन के बारे में। आरटीआई के बारे में आप सभी को तो पता ही होगा। अगर आपको नहीं पता है तो शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ। आरटीआई एक्ट भारत में 2005 में लाया गया था और इस आरटीआई एक्ट का जो उद्देश्य था वो यह था कि भारत के जो नागरिक हैं वो भारत के किसी भी डिपार्टमेंट से कोई भी इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। जैसे कि करप्शन के चलते आप तो जानते ही होंगे कि कोई भी इंफॉर्मेशन किसी डिपार्टमेंट से मांगते हो तो हमें मिलता नहीं है। यहाँ तक कि हमारे किसी डॉक्यूमेंट की हम कॉपीज मांगते हैं तो हमें मिलता नहीं है। उसके लिए घूस वगैरह देने पड़ते हैं, उसमें भी टाइम वेस्ट काफ़ी होता है। इसलिए आरटीआई एक्ट 2005 में लाया गया था, जिसके माध्यम से हम कोई भी डॉक्यूमेंट की प्रति जो यानी कि कॉपी हम किसी भी विभाग से मांग सकते हैं या कोई इन्फॉर्मेशन हम मांग सकते हैं। बट उसके लिए आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि आप जो इन्फॉर्मेशन आप मांग रहे हो वो तथ्यों के आधार पर होना चाहिए, मनगढ़ंत नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। तो हम आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो में और चलते हैं टॉपिक पे। दिल्ली हाई कोर्ट के समक्ष एक केस आया था जिसका कॉस्ट टाइटल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इस केस में जो स्कूल है उसके द्वारा हाई कोर्ट में सीआईसी के ऑर्डर को चैलेंज किया गया था। सीआईसी यानी कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, जो कि आरटीआई की एक हाईएस्ट बॉडी है कंट्री लेवल पे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए, जहाँ पे हम सेकेंड अपील फाइल करते हैं अगर हमें आरटीआई का द्वारा इंफॉर्मेशन नहीं दिया जाता है। तो यह ऑर्डर दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा 4 अक्टूबर 2024 को दिया गया था, यानी कि पिछले महीने का ये ऑर्डर कॉपी है। इस ऑर्डर के माध्यम से आज हम जानेंगे कि यानी कि दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा जो ऑर्डर डिलीवर किया गया है, इससे हम आज दो बातें जानेंगे और साथ में सीखेंगे भी। पहला ये कि क्या आरटीआई के माध्यम से हम किसी प्राइवेट बॉडी से या किसी प्राइवेट स्कूल में से कोई इन्फॉर्मेशन मंगा सकते हैं, यानी कि किसी प्राइवेट बॉडी या प्राइवेट स्कूल में हम आरटीआई फाइल कर सकते हैं। सेकेंडली ये कि क्या आरटीआई से प्राइवेट स्कूलों के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हम मांग सकते हैं। तो इस जो ऑर्डर डिलीवर किया गया है, इसी ऑर्डर के माध्यम से हम इन दोनों सवालों के जवाब जानेंगे और साथ में हमें सीखने भी मिलेगा कि हम ऐसी इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं या नहीं मांग सकते, या किसी प्राइवेट बॉडी या प्राइवेट स्कूल में हम आरटीआई फाइल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड, बिना देर किए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। बट उसके पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दें और बेल आइकन ऑन कर दें ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंच सकें। सीआईसी द्वारा जो ऑर्डर पास किया गया था उसमें सीआईसी ने जो प्राइवेट स्कूल है उसे ये डायरेक्शन दिया था कि टू डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सर्विस डिटेल ऑफ इट्स एम्प्लॉइज वर्किंग इन द पिटिशनर्स स्कूल। यानी कि सीआईसी ने जो स्कूल है, प्राइवेट स्कूल है, उसे ये डायरेक्शन दिया कि उसके स्कूल के अंदर जितने भी वर्किंग एम्प्लॉयज़ हैं उनकी जो सर्विस डिटेल की जो इन्फॉर्मेशन है वो डिस्क्लोज करे, यानी कि वो उस व्यक्ति को साझा करें जिसने आरटीआई के फाइल करके ये इन्फॉर्मेशन मांगी है। अब फ्रेंड्स, यहाँ मुद्दा ये उठता है कि आरटीआई जो बनाया गया था वो तो गवर्नमेंट बॉडी के लिए बनाया गया था, फिर चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल ही क्यों ना, वहाँ तो अप्लाई होता है, वहाँ से हम इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं। बट ये जो स्कूल है तो प्राइवेट स्कूल है, तो आरटीआई तो अप्लाई होता नहीं है, तो फिर कैसे सीआईसी ये ऑर्डर दे सकते हैं। फ्रेंड्स, इसे हमें जानने के लिए कि प्राइवेट स्कूल से हम इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं कि नहीं मांग सकते। और हमारा जो पहला जो क्वेश्चन था वो भी यही था कि हम क्या प्राइवेट स्कूलों में या किसी प्राइवेट बॉडी में आरटीआई फाइल कर सकते हैं। तो ये जानने के लिए हमें देखना होगा आरटीआई एक्ट का जो सेक्शन है, सेक्शन 2F आरटीआई एक्ट का ये सेक्शन है जो कि ये हमें बताता है कि हम कौन कौन से इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं, और इसमें ये भी लिखा हुआ है कि जो प्राइवेट बॉडी है वहाँ से भी हम कैसे मांग सकते हैं। सेक्शन 2F जो है आरटीआई एक्ट का, वो कहता है इंफॉर्मेशन मीन्स एनी मटेरियल इन एनी फॉर्म इंक्लूडिंग रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स, मेमो, ईमेल्स, ओपिनियन, एडवाइस, प्रेस रिलीज, सर्कुलर्स, ऑर्डर, लॉग बुक्स, कॉन्ट्रैक्ट्स, रिपोर्ट्स, पेपर्स, सैंपल्स, मॉडल्स, डेटा मटेरियल्स held in any electronic form and information relating to any private body which can be accessed by public authority under any law or for the time being in force। सेक्शन 2 हमें बताता है कि हम कौन कौन से इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं, और साथ में हमें यह भी बता रहा है कि जो प्राइवेट बॉडी है उससे हम कैसे इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं। यानी कि फ्रेंड्स, किसी भी प्राइवेट बॉडी से अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन मांगना है तो आपको पहले ये देखना होगा कि जिस वो प्राइवेट बॉडी जहाँ पे है
वहाँ पे कोई ऐसा लॉ है जो किसी पब्लिक अथॉरिटी को एम्पावर करता है, यानी कि उसे ये एक्सेस देता है कि वो प्राइवेट बॉडी का मॉनिटर कर सके। यानी कि आप ये भी कह सकते हैं कि उसका कंट्रोल या उसका मॉनिटरी पावर या सुपरवाइजरी पावर या रेगुलेटरी पावर उस पब्लिक अथॉरिटी को मिलता है। यहाँ पे भी जो हुआ था वहाँ पे भी कुछ ऐसा ही हुआ था। एक पर्सन के द्वारा डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में जो डिपार्टमेंट है उसमें आरटीआई फाइल किया गया था। बट जो आरटीआई फाइल डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन यानी कि जिसे हम डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन भी कहते हैं या एजुकेशन डिपार्टमेंट भी कहते हैं, वहाँ पे आरटीआई फाइल किया गया और उनसे कहा गया कि जो प्राइवेट स्कूल है जिसका कॉस्ट टाइटल में सबका नाम लिखाया था वो स्कूल से उसके एम्प्लॉयज़ की सर्विस रिकॉर्ड्स मांगे गए, यानी कि जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उनके एम्प्लॉयज़ की उनको मांगे गए थे ये आरटीआई के माध्यम से। शख्स ने जो आरटीआई जो फाइल किया था, जैसे कि मैंने आपको जो सेक्शन दिखाया सेक्शन 2F, जो कि एम्पावर करता है कि कोई ऐसी पब्लिक अथॉरिटी है जिसके पास एक्सेस है वहाँ के लॉ के तहत कि वो उस प्राइवेट बॉडी को एक्सेस कर सकता है। ऐसा ही कुछ डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के पास भी है। ये केस दिल्ली का है। तो दिल्ली में जो एजुकेशन के लिए जो एक्ट है दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट एंड रूल 1973, डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में यानी कि जो ये एक्ट बनाया गया है, ये एक्ट जो है ये डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन को एम्पावर करता है कि जितने भी स्कूल है वहाँ पे वर्क कर रहे हैं, जैसे अभी दिल्ली का है तो दिल्ली में जितने भी स्कूल वर्क कर रहे हैं उनका जो कंट्रोल होता है, उनका जो मॉनिटरिंग पावर होता है वो एजुकेशन के पास, ये डिपार्टमेंट के पास होता है। यानी कि दिल्ली में जितने भी स्कूल वर्क करते हैं उन्हें डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन के द्वारा ही रिकॉग्नाइज किया जाता है, यानी कि उन्हें मान्यता दिया जाता है कि वो स्कूल वर्क कर सकते हैं, फिर वो चाहे स्कूल एडेड हो या फिर अनएडेड हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अनएडेड है तो भी उसका कंट्रोल है और एडेड है तो भी उसका कंट्रोल है, और गवर्नमेंट स्कूलों का कंट्रोल तो होता ही है। डीएसीआर जो एक्ट है वो डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन को सुपरवाइजरी एंड रेगुलेटरी पावर देता है, यानी कि वो एक ऐसी अथॉरिटी है जो सुपरवाइजरी भी और रेगुलेटरी दोनों कर सकती है जितने भी स्कूल ऑपरेटिंग है उनके एरिया में। दिल्ली का है इसलिए यहाँ पे जो दिल्ली स्कूल एजुकेशनल एक्ट है वो लागू हुआ। अगर आप किसी राज्य से हैं तो वहाँ पे भी ऐसे एक्ट बनाए गए हैं एजुकेशन एक्ट। अगर आप गूगल पर सर्च करोगे तो अपने स्टेट का तो आपको एजुकेशन एक्ट गूगल पे मिल जाएगा, जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि जितने भी स्कूल हैं इस एक्ट के माध्यम से एजुकेशन डिपार्टमेंट को सब कंट्रोल है, पूरा का पूरा कंट्रोल जो उनके पास ही होता है। जिस स्कूल को एजुकेशन डिपार्टमेंट रिकॉग्नाइज करता है वही स्कूल वर्क कर सकते हैं, जिसे रिकॉग्नाइज नहीं किया गया है यानी जिसे मान्यता नहीं दिया गया है वो वर्क नहीं कर सकते। यानी कि कोई भी स्कूल खोलने के लिए आपको पहले एजुकेशन डिपार्टमेंट से मान्यता प्राप्त करना पड़ता है। ऐसे ही कुछ इस केस में हुआ था। जिस शख्स ने आरटीआई फाइल किया उन्होंने एजुकेशन डिपार्टमेंट में आरटीआई फाइल किया और प्राइवेट जो स्कूल था उससे इंफॉर्मेशन मांग लिया था, जिसके बाद डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ने उस प्राइवेट स्कूल को आरटीआई का कॉपी फॉरवर्ड किया और उनसे इन्फॉर्मेशन देने को कहा। बट जो प्राइवेट स्कूल था उसने डिनाई कर दिया जो भी इंफॉर्मेशन थे वो डिस्क्लोज करने के लिए। उन्होंने ये कहा कि ये जो स्कूल है ये एक प्राइवेट स्कूल है, एक पब्लिक अथॉरिटी नहीं है, यानी कि पब्लिक स्कूल नहीं है, ना ही कोई पब्लिक बॉडी है, और आरटीआई एक्ट यहाँ पे लागू नहीं होता। ये ऐसा स्कूल के द्वारा कहकर आरटीआई जो था वह रिजेक्ट कर दिया गया था। फिर जब ये आरटीआई जब रिजेक्ट कर दिया गया तो उसी शख्स के द्वारा फिर से फर्स्ट अपील फाइल किया गया डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन में। डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन ने वापस जो प्राइवेट स्कूल था उसे आरटीआई कॉपी भेजा और उससे जो इन्फॉर्मेशन मांगी गई थी आरटीआई के माध्यम से वो देने को कहा। बट स्कूल ने फिर से यह करके रिजेक्ट कर दिया कि जो स्कूल है वो प्राइवेट स्कूल है, कोई पब्लिक अथॉरिटी नहीं है और ये आरटीआई एक्ट के दायरे में नहीं आता है। ऐसा हो सकता है कि आरटीआई जो प्राइवेट स्कूल है उसे सेक्शन 2F में जो प्रोविजंस लिखे गए हैं उसके बारे में नहीं पता होगा, इसलिए आरटीआई रिजेक्ट कर दिया गया था। बट फ्रेंड्स यहाँ पे अभी जो शख्स थे उनके बाद 2 बार जो आरटीआई का एप्लीकेशन था वो रिजेक्ट हो गया, तो उन्होंने सेकंड अपील फाइल किया। हमारा जो सेकंड जो अपीलेंट जो अथॉरिटी होता है वो होता है
SIC या फिर CIC, दो होते हैं। जब हम RTI फाइल करते हैं तो पहला RTI जो फाइल होता है वो PIO के पास जाता है, जो कि जिस डिपार्टमेंट में फाइल किया गया है उस डिपार्टमेंट के अंदर होते हैं। उसके बाद अगर RTI रिजेक्ट होता है या ऐसा कोई रिफर है जिससे आप संतुष्ट नहीं है तो फिर आप फर्स्ट अपील फाइल करते हैं। फर्स्ट अपील भी उसी डिपार्टमेंट के जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं उनके पास जाता है। उनसे भी अगर RTI रिजेक्ट कर दिया जाता है या इन्फॉर्मेशन गलत दिया जाता है या इन्फॉर्मेशन दिया ही नहीं जाता है तो फिर आप सेकंड अपील फाइल कर सकते हैं। सेकंड अपील में आपके पास दो ऑप्शंस होते हैं, एक या फिर आप SIC में फाइल करो, स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन, या फिर CIC में फाइल करो, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन। तो इस शख्स के द्वारा CIC में फाइल किया गया और सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन में सेकंड अपील फाइल किया गया। CIC के सामने जब ये मुद्दा आया तो CIC ने केस के फैक्ट देखते हुए जो इन्फॉर्मेशन मांगी गई है और कौन से डिपार्टमेंट से मांगी गई है वो भी देखा, और CIC ने साथ ही साथ यह भी देखा कि ऐसा कौन सा एक्ट है जो एम्पावर करता है कि पब्लिक अथॉरिटी के पास एक्सेस प्रदान करता है कि उससे इन्फॉर्मेशन ले सकें, जो कि मैंने आपको दिखाया था। CIC ने देखा कि DSEAR जो एक्ट है, दिल्ली स्कूल एजुकेशनल एक्ट एंड रूल्स 1973 का, वो एजुकेशन डिपार्टमेंट को एम्पावर करता है कि स्कूल का कोई भी स्कूल की जो इन्फॉर्मेशन है वो एक्सेस कर सकें। यानी कि जो एक्ट है उसका वो ये एम्पावर करता है कि जो स्कूल का पूरा जो कंट्रोल होता है वो एजुकेशन डिपार्टमेंट के पास ही होता है, जिसके माध्यम से एजुकेशन डिपार्टमेंट का पास पूरा मॉनिटरिंग एंड रेगुलेटरी जो पावर होता है वो इनके पास होता है। वो हमेशा मॉनिटर करते रहते हैं और टाइम टू टाइम ऑडिट भी करते रहते हैं। तो इस एक्ट के माध्यम से ये देखते हुए जो CIC था उन्हें पता चला कि एक्ट डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन को एम्पावर करता है, ये शक्ति प्रदान करता है इंफॉर्मेशन एक्सेस करने के लिए। जिसके बाद CIC ने जो प्राइवेट स्कूल था उसे ये ऑर्डर दिया कि जो इन्फॉर्मेशन उसे मांगी गई है वो इन्फॉर्मेशन वो डिस्क्लोज करें। सेकेंड अपील फाइल करने के बाद CIC के सामने मुद्दा आ गया और CIC ने प्राइवेट स्कूल को यह ऑर्डर कर दिया कि आपको इन्फॉर्मेशन उनको देना पड़ेगा। बट जो प्राइवेट स्कूल था वो इससे ना खुश था और वो दिल्ली हाईकोर्ट चला गया। तो फ्रेंड्स, अब तक हमने जो देखा इससे हमें ये पता चला कि हमारा जो पहला जो क्वेश्चन था कि हम प्राइवेट स्कूलों में या किसी प्राइवेट बॉडी में RTI फाइल कर सकते हैं, तो जवाब है हाँ। बट ये बात आपको ध्यान रखना होगा, आप डायरेक्ट किसी भी प्राइवेट बॉडी में या प्राइवेट स्कूल में RTI फाइल नहीं कर सकते हैं। RTI फाइल करने के लिए पहले आपको ये देखना होगा कि वहाँ पे कोई ऐसा लॉ है जो उस किसी एक पब्लिक अथॉरिटी को एम्पावर करता है या शक्ति प्रदान करता है कि उससे इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर सकें। अगर ऐसा कोई है तो आप उस पब्लिक अथॉरिटी में RTI फाइल करोगे और उन्हें बताओगे कि स्कूल से आपको ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो वो इन्फॉर्मेशन वहाँ से आपको मिलेगा। तो ये था हमारा पहले जो आपका क्वेश्चन का आंसर, जिससे हमने सीखा कि प्राइवेट बॉडियों में फाइल कर सकते हैं, जो कि RTI एक्ट ही खुद है ये एम्पावर करता है। अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। हमारा दूसरा क्वेश्चन था, क्या RTI से प्राइवेट स्कूलों के एम्प्लॉयज़ जो हैं उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हम मांग सकते हैं? यानी कि किसी भी प्राइवेट बॉडी के जो एम्प्लॉयज़ है वर्किंग, उनकी हम पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो होते हैं वो हम मांग सकते हैं उनके एम्प्लॉयज़ की। तो हम देखेंगे ये आज के आगे के वीडियो में। फ्रेंड्स, ये जानने के लिए हम चलते हैं दिल्ली हाईकोर्ट के ऑर्डर की तरफ। दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष जब ये मुद्दा आया और दिल्ली हाईकोर्ट ने केस के जो फैक्ट हैं और जो CIC के जो ऑर्डर्स हैं उसे एनालाइज करने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने पाया कि CIC ने जो ऑर्डर दिए हैं वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करने के लिए दिए गए हैं, यानी कि जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करने के लिए दिए गए हैं। बट दिल्ली हाईकोर्ट ने पाया कि जो RTI एक्ट जो है उसका जो सेक्शन है, सेक्शन 81J, जो कि एग्जेम करता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन देने के लिए, यानी कि छूट प्रदान करता है कि वो जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगे गए हैं उसको देने के लिए। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है उस पर भी भरोसा जताया गया, जिसका कॉज टाइटल है गिरीश रामचंद्र देशपांडे वर्सेस सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन एंड अदर्स। इस केस में भी ऐसा ही हुआ था कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांगे गए थे, बट जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो सेक्शन 81J में एग्जेम्प्टेड है, यानी कि छूट प्रदान किया गया है देने के लिए। तो हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि RTI जो एक्ट है उसका सेक्शन 81J क्या कहता है। आप देख सकते हैं RTI एक्ट का जो सेक्शन है, सेक्शन 81J, वो कहता है इंफॉर्मेशन विच रिलेट्स टू पर्सनल इंफॉर्मेशन टू डिस्क्लोजर ऑफ विच हैज़ नो रिलेशनशिप टू एनी पब्लिक एक्टिविटी और इंटरेस्ट और which would cause unwarranted invasion of the
privacy of the individuals unless the central public information officer or state public information officer or the appellant authority, as the case may be, is satisfied that the larger public interest justifies the disclosure of such information। सेक्शन ये आरटीआई एक्ट का जो सेक्शन है, सेक्शन 8(1)(j), वो ये कहता है कि जो सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैं और जो स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर हैं, जब तक वो इस बात से सेटिस्फाई नहीं होंगे कि जो इन्फॉर्मेशन मांगी गई है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उसे डिस्क्लोज करना लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट में उचित है, जब तक वो इस बात से सेटिस्फाई नहीं होंगे कि इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करना उचित है, तब तक वो परमिशन ग्रांट नहीं करेंगे ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए, जो कि हमारा जो सेक्शन है वो बेस सेक्शन ये कहता है। और दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा भी यही चीज़ नोटिस किया गया। इसको एनालाइज करने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने देखा कि जो सीआईसी ने जो ऑर्डर दिया है वो फुल्ली एंटायर पर्सनल इन्फॉर्मेशन है एम्प्लॉयज़ के, बट जो इन्फॉर्मेशन है वो तो एग्जेम्प्टेड है। तो जब एग्जेम्प्टेड है सेक्शन 8(1)(j) में, तो उसे कैसे दिया जा सकता है? उसे फिर दिया ही नहीं जा सकता। यानी कि मांगने वाले तो मांग लिया, बट जब परमिशन दिया गया यानी कि डायरेक्शन दिया गया, तो सेक्शन 8(1) को भी 8(1)(j) को जो प्रोविजंस है उसे भी देखना चाहिए था, जो कि सीआईसी के द्वारा नहीं देखा गया। सीआईसी के द्वारा सिर्फ ये देखा गया कि जो लोकल लॉ है कि एम्पावर करते हैं जिससे बॉडी में आरटीआई फाइल किए गए हैं, उसको एक्सेस के पावर है कि नहीं, उसके पास पावर था, इसलिए उसे डायरेक्शन दिया गया कि इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज किया जाए। दिल्ली हाईकोर्ट ने आगे नोटिस किया कि सीआईसी ने ये ऑर्डर तो दे दिया, डायरेक्शन तो इशू कर दिया प्राइवेट स्कूल को पर्सनल इन्फॉर्मेशन देने के लिए, बट जो सेक्शन है 8(1)(j) वो तो एग्जाम करता है, उसको तो ध्यान दिया ही नहीं। और साथ ही साथ सेक्शन 8(1)(j) ये भी कहता है कि लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व होना चाहिए, जो कि जो सीआईसी के जो ऑर्डर थे उसमें तो ऐसा था ही नहीं। तो दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा ये भी देखा गया कि इसमें क्या लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व किए गए हैं या शो किया गया है ऐसा कुछ, जो कि नहीं किया गया था, जो कि सेक्शन 8(1)(j) में पर्सनल इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करने के लिए एग्जम्पशन किया गया, यानी कि छूट दिया गया है। तो जिसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा जो ऑर्डर डिलीवर किया गया था सीआईसी के द्वारा, उस ऑर्डर को अनसस्टेनेबल डिक्लेयर कर दिया और सीआईसी के जो ऑर्डर था उसे सेट असाइड कर दिया गया। यानी कि ये पाया गया कि सीआईसी ने जो ऑर्डर दिया था वो सिर्फ लोकल लॉ को देखते हुए दिया गया था कि जिस बॉडी में जिस पब्लिक अथॉरिटी के पास आरटीआई फाइल किया गया उसके पास पावर है कि नहीं इंफॉर्मेशन एक्सेस करने के लिए प्राइवेट बॉडी से, बट उसमें आरटीआई एक्ट का जो सेक्शन है सेक्शन 8(1)(j) ध्यान नहीं दिया गया था, जिस वजह से इस ऑर्डर को क्वेश कर दिया गया। तो फ्रेंड्स, हमने सीखा आज 2 सवालों का जवाब। अभी हमने सीखा कि क्या हम प्राइवेट बॉडी या प्राइवेट स्कूलों से कोई भी उनके एम्प्लॉयज़ की पर्सनल इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं या फिर कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन हम मांग सकते हैं। ये जो इन्फॉर्मेशन मांगे गए थे वो तो एंटायरली पर्सनल इन्फॉर्मेशन थे। तो आप अगर ऐसा कुछ आरटीआई फाइल करने वाले हो, चाहे वो प्राइवेट बॉडी हो या पब्लिक बॉडी हो, तो आप नहीं कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी ऐसा रिक्वायरमेंट है, ऐसा ज़रूरत है कि हाँ हमको पर्सनल इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आपको ये डिस्क्लोज करना होगा, आपको ये शो करना होगा कि इसमें एक लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है और इस इन्फॉर्मेशन को डिस्क्लोज करना अनिवार्य है, यानी कि उचित है। तो जो सीआईसी है और एसआईसी है, अकॉर्डिंग टू एक्ट के जो प्रोविजंस हैं उसके अगर उनको सेटिस्फाई करना पड़ेगा तो ही आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाएगा, अदरवाइज आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दिया जाएगा। तो आप ये नोट कर सकते हैं कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी के भी एम्प्लॉइज़ की भी आपको ईजिली नहीं मिलेगा। तो आज हमने 2 सवालों के जवाब जाने। आज के वीडियो में हमने देख लिया ये से कौन कौन से सवाल है जो हम आरटीआई के माध्यम से मांग भी सकते हैं और नहीं भी मांग सकते हैं। पहला हमने सीखा कि प्राइवेट बॉडी में भी हम आरटीआई फाइल कर सकते हैं अगर किसी पब्लिक अथॉरिटी के पास उस बॉडी का एक्सेस है। दूसरा हमने सीखा कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन है और उसे हम इजीली एक्सेस नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम मांग किसी के एम्प्लॉयज़ की पर्सनल इन्फॉर्मेशन इजीली हम मांग नहीं सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आई होप मेरा वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। मैं आपसे जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और बेल आइकॉन ऑन कर दें, और वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर ज़रूर करना। दिल्ली हाई कोर्ट का जो ऑर्डर का कॉपी है वो भी मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया है, अब वहाँ से जाके ले सकते हैं। धन्यवाद।